हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपका जो टॉपिक है वो है क्लास 10th केमिस्ट्री का पार्ट 2, जो कि आपका पहला चैप्टर चल रहा है। मैंने पहले लेसन में केमिस्ट्री के भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को बहुत अच्छे से समझाया है। आज आपका जो टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझेंगे, इसको कैसे पहचाना जाता है, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो रासायनिक अपक्रिया क्या होती है पहले ये समझते हैं। देखो, रासायनिक अपक्रिया में आपको क्या याद करना है, या तो आपके पास कम से कम दो पदार्थ होने चाहिए। ठीक है, दो पदार्थ जब आपस में क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, पहले मतलब समझते हैं, उसके बाद डेफिनेशन आप लिखना। हमने कहा कि जब कोई दो या दो से अधिक, मान लो यहाँ दो है, दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो डिफिनेशन क्या होगा कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जो कि मूल पदार्थ से बिल्कुल अलग होता है, तो इस प्रकार की अपक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या है, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ होने चाहिए और जब वो आपस में क्रिया करें। तो डिफिनेशन तो आप समझ गए, कुछ भी नहीं याद करना है। देखो, जो यहाँ पे लिखा है आप इस छोटे से चित्र के माध्यम से समझिए, क्या कि कम से कम दो अगर पदार्थ से हम आपस में क्रिया कराते हैं तो कोई नया पदार्थ बनेगा। जो ये पदार्थ बनेगा ना, इस वाले पदार्थ से बिल्कुल अलग होगा, तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो डिफिनेशन में लिखा है कि वह अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं जो मूल पदार्थ से बिल्कुल अलग होता है, तो इस प्रकार की अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो देखो, यहाँ पे रिएक्शन में भी लिखा है 2 Mg प्लस O2 बनेगा 2 MgO। देखो यहाँ पे Mg प्लस में O2 हम क्रिया कराएंगे तो Mg के कितने अणु है, देखो यहाँ पे दो अणु है, तो यहाँ पे भी दो से गुणा हो गया, मतलब Mg के दो अणु हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे दो है तो यहाँ पे O है, यहाँ पे दो से गुणा हुआ है तो दो हो जाएगा। Mg को मैग्नीशियम कहते हैं। ठीक है, जिसका नाम नहीं पता होगा हम यहाँ पे नाम लिख दे रहे हैं, आपको नाम लिख लेना है। ठीक है, मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये आपका हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपका हो जाएगा इसका एग्जाम्पल आपको पेपर में ज़रूर लिखना है। अब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, चलो वो समझते हैं। तो यहाँ पे क्या हेडिंग डालेंगे आप कि पहचान कैसे करें। इसकी पहचान निम्नलिखित तरीके से कर सकते हैं। पहला क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, मान लो यहाँ पे मोमबत्ती है। ठीक है, मोमबत्ती पहले आपकी ठोस अवस्था में थी, ठोस अवस्था में रहेगी। इसको अगर हम पिघला देंगे तो कौन सी अवस्था में आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी द्रव अवस्था में। देखो, मोमबत्ती पहले कौन सी अवस्था में थी, ठोस अवस्था में। इसको पिघला दिया जाए, थोड़ा बहुत अगर हम गर्म करेंगे तो ये द्रव अवस्था में चेंज हो जाएगी। तो अवस्था में परिवर्तन हो गया, ठोस से किस में परिवर्तन हो गया, द्रव में। तो पहला तो कंडीशन यही है कि अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। तो यहाँ पे मोमबत्ती पहले ठोस थी, इसको हम गर्म करेंगे तो चेंज हो जाएगी द्रव अवस्था में। दूसरा हेडिंग है यहाँ पे तापमान में परिवर्तन। यहाँ पे लिखा है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम है। इसका नाम है कैल्शियम। हर एक यौगिक का हम नाम लिखेंगे और आपको नाम लिख लेना है। कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम है, और ये आपका है H2O को हम बोलते हैं जल। कैल्शियम ऑक्साइड को जल की उपस्थिति में जब हम रखते हैं या क्रिया कराते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप लोगों ने कभी भी दिवाली के त्यौहार पे क्या होता है, घर में हम लोग चूना लेके आते हैं बाज़ार से ख़रीद के, और चूने को जब हम पानी के साथ बाल्टी में रखते हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा कि जो जो बाल्टी होती है वो थोड़ा बहुत गर्म हो जाती है, और साथ में वहाँ से आपको एक ऊष्मा निकलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, धुएं के तरीके ऊपर उठती हुई, और ऊष्मा इसमें निकल रही है। इसका मतलब क्या कि यहाँ टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड को मार्केट से लेकर आओ, आप प्रैक्टिकल करना चाहो तो घर पे भी कर सकते हो। थोड़ा बहुत कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, उसमें जल की मात्रा अगर मिला देंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में थोड़ा बहुत ऊष्मा निकलेगी, अतः तापमान में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा
रंग में परिवर्तन। यहाँ पे देखो क्या लिखा, CuCO3, नाम इसका क्या है, कॉपर कार्बोनेट, इसको पढ़ सकते हो, कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, कौन से कलर का होता है, हरे कलर का होता है, लेकिन वायुमंडल के संपर्क में आने पर क्या हो जाएगा, Cu के साथ में एक O आ जाएगा, CuO हो जाएगा, और CO2 अलग हो जाएगा। CuO को हम बोल सकते हैं कॉपर ऑक्साइड, जिस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा, जो कि ब्लैक कलर का हो जाएगा। पहले कौन से कलर का था, हरा, और अब कौन से कलर का हो गया, अब हो जाएगा ब्लैक कलर का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो रंग में भी परिवर्तन हो गया। हर एक रिएक्शन को हेडिंग के तरीके से हम समझा दे रहे। अगला है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का मतलब क्या हुआ, अवक्षेप का मतलब अगर आपने कभी सरसों, गाँव में सरसों पेराई जाती है, जब सरसों को हम लोग लाके अपने बर्तन में डालते हैं, डिब्बे में डालते हैं, तो आप देखते होंगे जिस बर्तन में सरसों को हम पिराए थे उसके नीचे वाली तली में कुछ गाढ़े कलर का अवक्षेप या पदार्थ प्राप्त होता है, वही आपका अवक्षेप होता है। तो यहाँ पे अगर हम NaCl को AgNO3 से क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, देखो Ag के साथ में क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, AgCl हो जाएगा, और Na के साथ में NO3 हो जाएगा, NaNO3 हो जाएगा। और जो AgCl है, यहाँ पर देखो तीर हमने नीचे की ओर दर्शाया ना, इसका मतलब AgCl का क्या प्राप्त होता है, AgCl का अवक्षेप प्राप्त होता है। NaCl का नाम क्या है तो आपको पता है, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, इसका नाम है सोडियम, और यहाँ पर लिखेंगे क्लोराइड, ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। AgNO3 का क्या नाम है तो इसका नाम है सिल्वर, और NO3 को हम पढ़ते हैं नाइट्रेट, तो इसका नाम हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। Na का नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, Na को तो हम पढ़ेंगे सोडियम, और NO3 को हम पढ़ेंगे नाइट्रेट, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। AgCl को हम पढ़ सकते हैं सिल्वर, और Cl को पढ़ेंगे क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड। तो ये रिएक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगला, गैस का निकलना। ठीक है, गैस के निकलने में क्या होगा, अगर जिंक को हम सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या है आपका, तो ये आपका है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम अम्लों का राजा भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को अगर हम जिंक के साथ क्रिया कराएंगे तो जो जिंक होता है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो हाइड्रोजन को कर देगा प्रतिस्थापित, और स्वयं इसकी जगह पे आके बैठ जाएगा, तो बन जाएगा आपका ZnSO4, जिसका नाम है जिंक सल्फेट। और हाइड्रोजन गैस, देखो यहाँ तीर ऊपर की ओर बना है ना, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मुक्त हो रही है। तो ये भी आपको पांचों के पांचों हेडिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। पेपर में अगर 3 नंबर में आएगा तो आपको यहाँ तक ज़रूर लिखना है, तब आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। आई होप आपको ये जितनी भी चीज़ें मैंने समझाई है समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका जो टॉपिक होगा वो आपका होगा रासायनिक समीकरण। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।